अरुण अरुण जी, मैं अभी इस पे आना चाहता हूँ। ये बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है डिस्कस करने के लिए कि बजट में बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। अब जैसे बिहार के लिए कह दिया गया कि 59,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब ये 59,000 करोड़ रुपए कब, कैसे, कहाँ दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे, इसका हिसाब किताब कभी नहीं मिलने वाला। प्रधानमंत्री बिहार की एक रैली में पूछ रहे थे, कितने हजार करोड़ चाहिए? 50,000, 60,000, 70,000, 1,20,000 करोड़। अब उस 1,20,000 करोड़ में से कितने गए और कहाँ गए, इसका किसी को अता पता नहीं है। तो क्या ये भी एक छद्म है जो आगे चलकर खुलेगा? देखिए, बजट में जो एलोकेशन होता है अक्सर वो खर्च नहीं होता है। कई बार देखा गया डिफेंस में, जैसे पिछले साल स्वास्थ्य के बजट में भी खर्च नहीं हुआ। तो ये तो अक्सर होता ही रहता है। और जैसे कि पहले भी कहा मैंने कि ये सारा बजट से नहीं पैसा आ रहा है, इसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा जो मल्टीलैटरल एजेंसीज से आएगा, जो इनको फाइनेंस करेंगी। तो ये भी एक चीज़ है जो हमें बजट में देखनी पड़ती है कि जो बजट के अनाउंसमेंट होते हैं वो अक्सर लोन से आ जाते हैं, या वो सिडबी से आ जाते हैं, या वो नाबार्ड से आ जाते हैं, या वो बैंक के उससे निर्भर करते हैं। तो बजट में उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि जो अभी बात चल रही है कि आंध्र प्रदेश को पैसा देंगे, बिहार को पैसा देंगे, वो भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक वो कहीं जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह से कुछ अरेंजमेंट करके इनको दिलवाया जाएगा। लेकिन उससे जो बर्डन है बिहार और आंध्रा का, वो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि वैसे ही वो कमज़ोर प्रांत हैं, उनका जो डेफिसिट ज़्यादा है, उनके पास अपने रिसोर्सेज साधन कम हैं। तो इसलिए अब जैसे कि आंध्र प्रदेश में, क्योंकि हैदराबाद उनके हाथ से चला गया था, तो उनके टैक्स रिसोर्सेज कम हो गए। उसी तरह बिहार में झारखंड चला गया तो मिनरल रिसोर्सेज उधर चले गए, तो यहाँ पे रिसोर्सेज कम हो गए। इसलिए बिहार जो बड़े प्रांत हैं 19, उनमें सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। तो बिहार है तो गरीब, वहाँ पे देने की ज़रूरत है। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि इससे फेडरलिज्म पे असर पड़ेगा, क्योंकि फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जो फाइनेंस कमीशन है उसका जो डिवोल्यूशन होता है, उससे जो पैसा आता है, और उसके बाद जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वगैरह हैं उससे पैसा आता है। तो बाकी प्रांत भी कहेंगे कि भाई अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, तो आप हमें भी दीजिए। तो इसलिए फेडरलिज्म पे भी असर पड़ेगा कि जो इंटर स्टेट जो कंपैरिजन है वो होगा। और श्रवण गर्ग जी ने ठीक बोला कि अभी जो 3 बड़े इलेक्शन आ रहे हैं, महाराष्ट्र है, झारखंड है और जो हरियाणा का है, उनके लिए क्या पैकेज है। तो महाराष्ट्र ने तो अपने बजट में खुद ही पैकेज दे दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो वहाँ पे कई चीज़ें उन्होंने अनाउंस कर दी हैं। पर जो उन्होंने अनाउंस किया है उस तरह का यहाँ पे हरियाणा में या झारखंड में तो अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। पर अगर बजट में किया जाता तो उसका असर होता। तो उस माने में ये देखा जाए तो ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात है, वो क्लियर है कि कोई नया रास्ता नहीं है। दूसरा, जो अभी के चुनाव आ रहे हैं उसके मद्दे भी अगर सोचा जाए तो उसके लिए भी कोई जो खास मतलब वो प्रावधान नहीं है जिससे कि वो वहाँ पे कर पाए। तो पॉलिटिकली जो गर्ग साहब ने भी कहा, ये इनको डैमेज कर सकता है, क्योंकि सोचा ये गया था कि जो ये बजट आएगा इसमें इस तरह के प्रावधान होंगे, लोक लुभावन प्रावधान होंगे। और लोक लुभावन प्रावधान की वजह क्या है कि हमने 75 साल से ट्रिकल डाउन पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं, और ट्रिकल डाउन हुआ नहीं। तो नीचे का तबका जो लोग हैं वो कहते हैं आज हमें क्या दे रहे हो, हम लॉन्ग टर्म में आप क्या हमें दोगे वो तो हमें पता नहीं, क्योंकि अब तक आया नहीं है, 75 साल हो गए। तो आजकल कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में ये हो रहा है कि सब जो गवर्नमेंट्स है वो कुछ ना कुछ देती हैं जिससे कि वो अपनी तरफ लोक लुभावन वो कर पाए। तो इसलिए अगर ये कुछ नहीं देते हैं तो इनको असर, उसका पॉलिटिकल असर उनके ऊपर पड़ने वाला है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो स्थिति है, इसमें एक तरह से जो बीजेपी है उसने एक मौका खो दिया है। अगर वो मौका इस्तेमाल करती तो अब जैसे कि टैक्स रिसोर्सेज हैं, तो जैसे गर्ग साहब ने ठीक कहा कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाते। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए जीएसटी को कम करना पड़ता, वो तो जीएसटी काउंसिल करेगी। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट टैक्स बढ़ाते, जो मतलब टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स बढ़ा के फिर वो जीएसटी को कम कर सकते थे। अब क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने का प्रावधान नहीं है तो जीएसटी भी कम नहीं होगा। जीएसटी काउंसिल की जो अगली मीटिंग होगी उसमें एग्रीमेंट नहीं होगा कि जब वो करें, क्योंकि जो रिसोर्सेज कम होंगे। तो यहाँ पे अभी इन्होंने टैक्स में क्या किया है कि जो मिडिल क्लास है उसको लोक लुभावन करने के लिए इन्होंने कहा कि हम कुछ चेंज कर देंगे। पर जैसे श्रवण गर्ग जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ 9 करोड़ लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें से प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि 1.5 करोड़ इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं, 5 करोड़ नील जो रिटर्न फाइल करते हैं,
2.5 करोड़ उसके ऊपर हैं जो कि बहुत कम टैक्स देते हैं, और जो 1.5 करोड़ है वही इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं। तो अगर हम इनकम टैक्स में कंसेशन देंगे तो ये 1.5 करोड़ को फायदा होगा, जो 5 करोड़ टैक्स नेट से बाहर हैं या जो बहुत कम टैक्स देते हैं उनको कोई मामूली असर होगा। और जो ये मिडिल क्लास है उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ ज्यादा है। उसको डायरेक्ट टैक्स का बोझ हो सकता है 5-7% हो, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ 15 से 20% होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स कम करना जरूरी है, तभी जाके आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहने के लिए जरूर ये बात कही जाती है मिडिल क्लास सैलरी पेयर वगैरह, पर ज्यादातर मिडिल क्लास सैलरी पेयर वगैरह जो हैं वो टैक्स नेट से बाहर होते हैं, तो इसलिए उसका भी कोई खास असर होने वाला नहीं था। इन्होंने कैपिटल गेन्स में जो प्रावधान रखा है कि रियल एस्टेट में जो इंडेक्सेशन था वो खत्म कर दिया, तो रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शंस कम हो जाएंगे। फिर जो इन्होंने कहा कि कैपिटल गेन्स में तब्दीली की है, वो एक तरह से जरूरी हो गई थी, क्योंकि इन्होंने मार्केट को इतना प्रमोट किया था कि स्पेकुलेटिव हो गया था, जितना प्राइस अर्निंग रेशियो है उससे कहीं ज्यादा हो गया था। तो ये एक बबल है जो बर्स्ट कर सकता है, और जब बबल ये बर्स्ट करेगा तो जो लोग जो छोटे निवेशक हैं वही जो लॉस बेयर करेंगे, क्योंकि जो बड़े निवेशक तो तुरंत निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो कैपिटल गेन्स की डेफिनेशन है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, उसको बदलने की जरूरत थी। शॉर्ट टर्म को ये 2 साल का कर देते और लॉन्ग टर्म को 2 साल से ज्यादा कर देते, तो जो जेन्युइन इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टेड रहता, जो शॉर्ट टर्म में स्पेकुलेशन कर रहा है उसी के ऊपर ज्यादा असर पड़ता। तो ये ठीक किया इन्होंने, क्योंकि ये अब जो स्पेकुलेशन है, अभी खबर आई कि एफएनपीओ में 10 में से 9 लोगों को नुकसान हो रहा है, तो नहीं ज्यादातर जो यंग इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो अगर इसका जो असर ये होगा कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बिगड़ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में आप 4-5 महीने में 20% का रिटर्न ले रहे हैं, तो साल में आपका जो है 50-60-70% रिटर्न है, तो आप फिर रियल इंडस्ट्री में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? आप तो फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो उससे हमारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब होता है। जब इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब होगा तो उससे ग्रोथ पे असर पड़ेगा। तो एक तरफ डिमांड कम है, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब हो रही है, तो इसका असर ये होगा कि हमारे ग्रोथ पे असर पड़ेगा। ग्रोथ वैसे ही हमारी कम हो रही है क्योंकि असंगठित क्षेत्र गिर रहा है और वो हमारे आंकड़ों में नहीं आता है। तो कुल मिला के स्थिति बड़ी एक तरह से समझिए कि जो अनस्टेबल सिचुएशन है। इस अनस्टेबल सिचुएशन में क्या कब हो जाए, कब स्टॉक मार्केट गिर जाए, इन्वेस्टमेंट कम रहे और जो हमारे गरीब लोग हैं उनकी परेशानी और भी बढ़ जाए। तो इसलिए एक अनस्टेबल सिचुएशन है जिसको जो बीजेपी को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन इस बजट में उन्होंने नहीं किया है, तो उसका इन्होंने खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। जी।